नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस नए लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम जो करने वाले हैं बेटा वो है हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ द चैप्टर नंबर 2 इन द क्लास 11th। नाउ ये प्रिंसिपल समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फंडामेंट समझते हैं जो हमने लोअर क्लासेस में किए हुए हैं। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं मोशन के बारे में। अब हमें पता है मोशन मतलब क्या होता है। मोशन का मतलब होता है मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी चीज़ जब मूव करती है तो उसको हम लोग कहते हैं मोशन। ओके, और यहाँ से बनता है मोमेंटम। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो हम उसको मोमेंटम कहेंगे। ओके, दैट मीन्स द मोशन ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, इज नोन एज मोमेंटम। ओके, अब मोमेंटम मतलब क्या होता है। मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब आप समझिए कि एक कार है मेरे पास और एक मेरे पास साइकिल है। अब सीधी सी बात है, कार का जो मास होगा वो साइकिल के मास से तो ज़्यादा ही होगा ना। ठीक है, ओके, और यहाँ पर मैं ये मान के चल रही हूँ कि दोनों की जो स्पीड है ना, ये दोनों की स्पीड जो है मैं समझ रही हूँ कि 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोनों के दोनों ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन को एप्लीकेबल करें तो मास इनटू वेलोसिटी, तो मास इसका ज़्यादा है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, तो मास अगर इसका ज़्यादा है तो बट ऑब्वियसली मोमेंटम भी इसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मोमेंटम इसका साइकिल का क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं बेटा दैट मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मास ज़्यादा था, कार का मास ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज़्यादा है, साइकिल का मास कम है तो मोमेंटम भी कम है, तो ये दोनों आपस में रिलेट करती हैं। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और कह सकते हैं ना, ठीक है, कि मोमेंटम तभी एप्लीकेबल होगा, मोमेंटम, ठीक है, तभी एप्लीकेबल होगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूविंग होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसके लिए मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। बहुत सीधी सी बात है। ओके, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, दैट मीन्स वेलोसिटी ज़ीरो लगाओगे तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फिर उसका वजन कितना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम हम हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट्स पे ही एप्लीकेबल करते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, आप बोलोगे मैम ये तो पता ही है, क्यों बता रहे हो। मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि हमने लास्ट सेशन में जो डी बोर्गे, ठीक है, कलर प्रोनाउंस कर लिया, हमने लास्ट सेशन में जो डी बोर्गे जी का जो प्रिंसिपल देखा था उसके अंदर उन्होंने इलेक्ट्रॉन की चर्चा की थी और ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रेडिएशन, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों नेचर के हिसाब से बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा मोशन में होता है। तो वहाँ पे उन्होंने मोमेंटम की बात की थी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में होता है तो यहाँ पर इस प्रिंसिपल में एक्चुअली हम लोग मोमेंटम के ज़रिए बात करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन की या किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में। ठीक है, पोजीशन के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। ओके, अब इसी चीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं। और अगर मैं आपसे ये कह रही हूँ यहाँ पर कि एक कार है, ठीक है, अब एक कार एक ऑलरेडी स्पीड से चल रही है, ठीक है, उसकी फाइनल स्पीड हम कुछ बोल सकते हैं, तो क्या हम उसके अंदर बता सकते हैं कि वो किस पोजीशन पे होगी। जैसे कि अभी, ठीक है, अभी यहाँ पर एक कार है, ठीक है, जो वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी मान के चलते हैं अपन। ओके, यहाँ पर, और वो जो है वो एक्सेलरेशन उसके अंदर है, समझो कि 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, मान के चल रहे हैं हम लोग। तो हमें ये देखना है कि 20 सेकंड के बाद, ठीक है, ये कार जो है वो कहाँ पे होगी। ठीक है, कार का जो पोजीशन होगा वो कहाँ पे होगा वो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। हाँ, आराम से निकाल सकते हैं। वेल, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ तो मुझे ये देखना होगा कि अभी कार की वेलोसिटी क्या होगी और कार का पोजीशन क्या होगा, हम दोनों निकाल सकते हैं। ये हम लोगों ने 9th ग्रेड में देखा था। तो अगर v इज इक्वल्स टू यू प्लस AT वाला फॉर्मूला ले लूँ तो आई कैन आइडेंटिफाई या आई कैन फाइंड द वेलोसिटी, द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। ओके, फाइन। और अगर मैं यहाँ पे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर ले लूँ या तो फिर 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ले लूँ तो मैं s मतलब पोजीशन भी बता सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट का बता सकती हूँ मैं कि 20 सेकंड के बाद ये कार अभी यहाँ पे है तो
कहाँ पे होगी, पोजीशन बता सकते हैं। मैं ये बता सकती हूँ कि उसकी वेलोसिटी में क्या बदलाव हो जाएगा यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए। आई कैन से, ये जो हम चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं सर्टनिटी। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सर्टेनिटी, दैट वी आर सर्टन, ओके, वी आर श्योर अबाउट, ओके, हम लोग श्योर हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी पोजीशन क्या होगी, वी कैन फाइंड आउट, वी आर श्योर अबाउट दिस। बात समझ आई? ओके, तो जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैक्रो मतलब कि हमारे आसपास की जितनी चीज़ें घूम रही हैं, हम उन घूमती हुई चीज़ों को, मोशन याद बोल रही हूँ, ठीक है, तो हम उन घूमती हुई चीज़ों का आराम से पोजीशन भी बता सकते हैं और किस स्पीड से घूम रही है वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हम रेस्ट पोजीशन का नहीं बता सकते? बता सकते हैं, ठीक है, हम लोग रेस्ट ऑब्जेक्ट्स का बता सकते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मोमेंटम की, तो जैसे मैंने कहा कि मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद द वर्ड मोशन, तो इसके लिए हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि मोशन में है। ओके, रेस्ट का बता रही हूँ मैं कि उसका फिलोसॉफी भी कैसे लगेगा, बट हम लोग ये चीज़ मान के चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर वी आर वेरी मच सर्टन अबाउट द पोजीशन एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। मेरी पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, नोट करके लिख देना, ठीक है, नोट करके लिख देना, दैट इन मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक कार, साइकिल, whatever, okay, we are certain about the velocity and position of object, no problem, ठीक है। अब आप देखो, सर्टन मतलब श्योर, यहाँ पे प्रिंसिपल का नाम क्या है, अनसर्टन, ठीक है, अनसर्टन मतलब कि नॉट श्योर। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है जो श्योर नहीं है, ठीक है, ये किस चीज़ की बात कर रहा है जहाँ पे वो श्योरिटी नहीं बता रहा है। अब हम उसके लिए पॉइंट नोट डाउन करते हैं। इतना क्लियर हो गया ना, ठीक है, मैं इसको रब कर दूँ। तो देखो बेटा, अब जैसे कि आप अगेन हम लोग मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक की ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग ये चीज़ मान के चलते हैं, ठीक है, कि ये एक बॉल है और बॉल जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉल जो है वो मूविंग है। अपन वो नहीं खेलते हैं स्नूकर, ठीक है, जैसे बॉल को हमने हिट किया तो बॉल दूसरे को टक्कर मारता है, ठीक है, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है वो आता है और इसको टक्कर मारता है। तो इसको टक्कर मारेगा तो बट ऑब्वियसली इसके अंदर वो अपना मोमेंटम जो है वो रेस्ट वाले बॉल को देगा, ताकि बॉल जो है वो चलना शुरू करेगा। ओके, बॉल मोशन में आ जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे रेस्ट के हिसाब से इसका वेलोसिटी 0 था, अब वो मोशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो होगा, और हम कुछ ना कुछ वेलोसिटी के हिसाब से जो वो डिस्टेंस कवर करेगा हम उसके साथ पोजीशन भी निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्लियर। बट अगर आप याद करो, हमने एक थ्योरी की थी जिसको हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, याद करना है ना, याद आया? बिल्कुल, बेशक मैम। ओके, तो हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर ये एक सरफेस है और वी नो दैट जो सरफेस या कोई भी जो मैटर होता है दैट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर, ढेर सारे, ठीक है, ढेर सारे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एक फोटोन जैसे लाइट आई, ठीक है, तो जब ये लाइट आती है तो ये लाइट आके अगर किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की तरफ स्ट्राइक होती है, तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, जैसे यहाँ पे ये बॉल स्टेशनरी था, वैसे ये इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, ये मूविंग बॉल आकर इसको टकराता है तो इसमें अपनी एनर्जी डाल देता है, मोमेंटम डाल देता है। तो उस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब ये रेडिएशन, ठीक है, जब ये रेडिएशन या इसको मैं क्या बोलूँ, मैं फोटोन बोल देती हूँ, ईजी, ठीक है, तो जब ये फोटोन आके किसी इलेक्ट्रॉन को टकराएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी प्लेस से बाहर निकल जाएगा, एक्साइटेड होकर बाहर निकल जाएगा, तो ये प्लेस खाली हो गई, ठीक है। तो हम बिल्कुल सीधी सी बात है, तो इस तरीके से हमने पोजीशन बता दिया कि भाई यहाँ पे था पहले, अभी वहाँ चला गया। ओके, दैट्स क्लियर। सो यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे हम लोग पोजीशन जो है वो बता सकते हैं। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिटरमाइंड, बट पर वो इतना तेज़ भागेगा ना कि हम वेलोसिटी का तो हमें आइडिया ही नहीं रहेगा, ठीक है, कि वो उसने कितनी वेलोसिटी गेन की। जैसे हम यहाँ पे वेलोसिटी गेन का बता पा रहे हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी गेन करके उसकी वेलोसिटी क्या हुई, हम वो इतना तेज़ होगा कि अगर हमारा ध्यान पोजीशन पे होगा तो हम लोग वेलोसिटी नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब कि वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, उसको हम लोग नहीं बता सकते हैं। ओके, तो ठीक है, मैं बोल दूँ कि अब ना मेरे को एक काम करना है,
मैं ना वेलोसिटी पे ध्यान दे रही हूँ। ओके, तो अब जैसे कि फोटोन आया और उसने इसको स्ट्राइक किया और यहाँ से ये आगे की तरफ चला गया, तो मैंने सिर्फ ध्यान जो इसकी वेलोसिटी पे रखा कि कितनी तेज़ गया, कितनी तेज़ी से उसने अपना सरफेस छोड़ दिया और बाहर निकल गया। बट मैं इसका पोजीशन नहीं बता पाई। अगर कोई मुझे बोले मैम वो फिर कहाँ तक गया, वो तो मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि वो इतनी स्पीड से गया। बात आई समझ में? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं वेलोसिटी को डिटरमाइन कर सकती हूँ, अगर मैं वेलोसिटी को प्रेडिक्ट कर सकती हूँ, तो मैं पोजीशन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊँगी। पोजीशन कान बी प्रेडिक्टेड। ठीक है, जबकि मैक्रोस्कोप में आपने देखा था, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी भी बता पा रहे हैं, पोजीशन भी बता पा रहे हैं, हम दोनों बता पा रहे हैं, पर यहाँ पे हम लोग कोई भी एक चीज़ बता पाएंगे। ठीक है, कोई भी एक चीज़ बता पाएंगे, या वेलोसिटी बता पाएंगे हम लोग, या तो पोजीशन बता पाएंगे। दोनों एक साथ जो है हम लोग नहीं डिटरमाइन कर सकते हैं, और बेसिकली यही प्रिंसिपल है। ठीक है, इसी प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, बिकॉज वी आर नॉट श्योर। ओके, हम लोग अप्रॉक्स भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत मुश्किल होगा बोलना। तो वी आर नॉट श्योर अबाउट द पोजीशन, either the position or the momentum, or we could say either the position or the velocity of the electron। तो इलेक्ट्रॉन या कोई भी सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी तेज़ घूमते हैं। ठीक है, और तेज़ घूमते घूमते अगर वो रेडिएशन एमिट करते हैं, अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं, तो अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो आप इतना फास्ट इन दोनों को कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। या तो आपका ध्यान रहेगा पोजीशन की तरफ, तो आप ये नहीं देखोगे कि कितनी एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब की और किस स्पीड से उन्होंने जंप किया दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन्स ने। और ना ही हम ये चीज़ देख सकते, अगर वो जंप कर रहे हैं तो अपन ये देख पाएंगे कि वो यहाँ से वहाँ पे गया, तो हम ये नहीं देख पाएंगे कि वो कितनी स्पीड से गया। दैट इज़ द प्रिंसिपल पॉइंट। क्लियर हुआ ये इतना? ठीक है, तो अभी हम इसको रब कर लेते हैं और एग्जैक्टली ठीक है साइंटिफिक तरीके से हेसेनबर्ग प्रिंसिपल क्या है वो हम लोग लिखते हैं। सो क्या स्टेटमेंट था हेसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, देखते हैं। उनका स्टेटमेंट ये था दैट इट इज़ impossible to measure the position and momentum of microscopic particles like electron at the same time with certain accuracy। मतलब कि आप बिल्कुल एक्यूरेट बोलो, ऐसा चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब पोजीशन में बदलाव होना, ठीक है, और मोमेंटम में बदलाव होना, उसको हम नहीं बोल सकते हैं। तो उन्होंने एक अपना इक्वेशन भी दिया था। उन्होंने ये कहा कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी h अपॉन 4 के। तो h अपॉन 4 एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, क्योंकि h जो है दैट इज 6.626 × 10⁻34 जो कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है। तो इनकी जो वैल्यू हम निकालेंगे उससे तो हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना बोल दिया, उससे ज़्यादा होगी, कहाँ तक जाएगी वो नहीं पता है, उससे ज़्यादा होगी इतना ज़रूर बता दिया। तो ये है क्या बेसिकली? तो देखो डेल्टा का मतलब क्या होता है? डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ओके, इसको हम ट्रायंगल को क्या देते हैं स्टेटमेंट, वर्ड क्या देते हैं हम लोग इसको? प्रोनाउंसिएशन डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। ठीक है, किसमें बदलाव हो? जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, फिर मैं वहाँ चली जाऊँ, तो चेंज इन पोजीशन हुआ ना। ठीक है, तो इसको हम डेल्टा एक्स कहेंगे। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू चेंज इन पोजीशन। ओके, डेल्टा पी इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम। ओके, तो इसको अगर हम थोड़ा सा और एलोबरेट कर लें, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 ओके, डेल्टा एक्स इंटू अब p इज द मोमेंटम। ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। अब देखो मास तो कभी चेंज नहीं होगा ना, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। मतलब चेंज किस में आएगा? वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो मैं मोमेंटम की जगह पे मास इंटू डेल्टा भी लिख दूँ, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, इसमें बदलाव आएगा। तो ये हो गया h अपॉन 4 ओके, तो डेल्टा x इंटू डेल्टा v यहीं रहने देती हूँ, m को नीचे ले लेती हूँ, तो क्या हो जाएगा h अपॉन 4
m। ओके, तो उन्होंने कहा कि आप ऑब्जेक्ट का मास भी लोगे और ऑब्जेक्ट का मास जो भी आप लोगे, ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो वैल्यू मिलती है उससे ज़्यादा ये वैल्यू जाएगी, उससे कम तो नहीं होने वाली है। तो इस तरीके का जो स्टेटमेंट था वो हेसेनबर्ग जी ने दिया था। बेसिकली इनका पूरा नाम है वर्नर हेसेनबर्ग। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओके, वर्नर हेसेनबर्ग। ये जर्मन फिजिसिस्ट है और ये थ्योरी जो उन्होंने दी थी वो दी थी 1927 में, उसी साल में जिस साल में डी ब्रोग्ली जी को नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी थ्योरी के लिए। तो बेटा अभी यहाँ पे ऐसा था कि ठीक है, हम ये पॉइंट समझ तो गए, तो क्या ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक के लिए ही लागू है? क्योंकि स्टेटमेंट में तो वही कह रहा है, माइक्रोस्कोप के लिए लागू नहीं रहेगा। तो ऐसा था कि एप्लीकेबल तो उसके लिए भी है, बट उसके अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। क्यों ऑब्जर्वेशन नहीं होगा? ठीक है, अब एक इमेजिनेशन करो कि एक चूहा जो है ना वो भाग रहा है, ठीक है, चूहा जो भाग रहा है। अब चूहा जब भाग रहा है और आपने रूम की लाइट जो है वो ऑन कर लिया, कहीं पे एक लाइट आ रही है, तुम ये समझो, और वो लाइट जो है ना वो भागते हुए चूहे को स्ट्राइक कर रही है। आपको क्या लगता है, चूहे को ज़रा सा भी असर होगा उस लाइट का? नहीं होने वाला ना। ठीक है, जैसे आपके रूम में अभी लाइट चालू होगी या रात को लाइट चालू होती है और कोई चूहा है, कोई चूहा, अरे और आप चींटी भी ले लो, ठीक है, अब बंदर ले लो, तो क्या उनको जब लाइट उनको स्ट्राइक करेगी, हमें जब लाइट स्ट्राइक करते हैं तो क्या हम ऐसे हिल जाते हैं? हमारा पोजीशन चेंज हो जाता है? नहीं चेंज होता है, ठीक है, हमारा पोजीशन चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि उनका इम्पैक्ट अपने को पड़ता है, बट हमारे में कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दिखता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साइज़ जो बहुत छोटी है, ठीक है, इतनी छोटी साइज़ पे देखो भी समझो कि आराम ना इलेक्ट्रॉन बस अपने ही जगह पे यूँ गोल 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 घूम रहा है, ठीक है, और सडनली एक लाइट आ रही है, उसको ये धमाक से धक्का मार रही है, तो धक्का मारेगी तो क्या हो जाएगा, वो ऐसे हिल भी जाएगा, और मतलब हिल गया मतलब पोजीशन भी चेंज हो गई और वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो वो चीज़ देखना आसान हो जाता है, ठीक है, वो माइक्रोस्कोप के हिसाब से अपन उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट अगर मैक्रोस्कोपिक चीज़ है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लाइट के हिसाब से, ठीक है, हमें कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए मैक्रोस्कोपिक में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना नामुमकिन हो जाता है। एंड दैट्स वाई, ठीक है, दैट इज़ द रीज़न हम इस थ्योरी को कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। और हमारी जो थ्योरी है, जो अभी हमने कार वाली थ्योरी लगाई, इसको हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। यही तो इन दोनों में अंतर है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के रूल जो है वो वहीं एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि वो भारी भरकम चीज़ें हैं और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटी छोटी हल्की हल्की चीज़ें हैं, ठीक है, और इसके लिए इनके रूल्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं। तो अब हेसेनबर्ग की जो प्रिंसिपल थ्योरी थी वो आपको समझ में आ गई। ओके, एक क्वेश्चन अराइज हुआ था, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी इस क्वेश्चन के, आपको समझा देती हूँ, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन था। शायद किसी बच्चे के दिमाग में भी वो आया हो कि जब भी टीचर आपको ये बोले कि बेटा समझ लो कि ये जो है वो एटम है, इसमें न्यूक्लियस है जहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर होता है, शायद किसी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ आया हो। पर मैम इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं रहता भाई? उसका रीज़न बताओ हम लोगों को। इलेक्ट्रॉन अंदर क्यों नहीं रहता है, सिर्फ प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर क्यों रहते हैं? इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पता है कि मेरे को घर की रखवाली करने में बाहर चक्कर मारूं, ठीक है, तो ये चीज़ क्यों है? तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट हमने किया ना और ये जो हमने थ्योरी लाई ना, ठीक है, इसी थ्योरी के बेसिस पर हम लोग ये चीज़ बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर है। जैसे कि इसको ले लो, ठीक है, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू एच अपॉन 4πm, ठीक है। अब h की वैल्यू हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर 6.626 इंटू 10⁻34, ठीक है, 4 कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू 3.14, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.11 10⁻31 kg। नाउ एक और चीज़, मुझे यहाँ पे वेलोसिटी देखनी है, तो मैं डेल्टा एक्स अगर नीचे ले लूँ तो h अपॉन 4πm डेल्टा एक्स, ठीक है। अब डेल्टा एक्स अपने को ये जानना है कि इलेक्ट्रॉन अंदर की तरफ क्यों नहीं घूम रहा, ठीक है। तो बेसिकली जो एटम का रेडियस होता है ना बेटा, वो होता है 10⁻15 मीटर। तो अब अगर मैं यहाँ पे 10⁻15 मीटर भी, ठीक है, डेल्टा एक्स की वैल्यू डाल दूँ और जब सॉल्व करूँगी ना तो मुझे कुछ आंसर मिलेगा 5.7 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये कुछ मुझे आंसर मिलेगा। अब सोचो 5.7 इंटू 10⁻10, ये तो बेसिकली जो वेलोसिटी लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, उससे भी ज़्यादा नहीं हो गया, ठीक है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा है। तो अगर एक लाइट एक दायरे में नहीं रह सकती है, ओके, इस स्पीड से, तो इलेक्ट्रॉन की तो स्पीड इतनी ज़्यादा है, तो वो इतने दायरे में कैसे रहेगी,
कि कैसे रहेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैसे कैसे रहेगा इलेक्ट्रॉन। ओके, तो यही एक रीज़न है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। बात समझ आई, हल्की फुल्की, जैसे मैंने मज़ा आया मेरे को समझाने में आपको, चलो एक ये वाला भी टॉपिक बता दूं, ठीक है। तो ये ही रीज़न होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर नहीं रह सकता है या न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता है विद इन द एटम। ओके, आज की ज़्यादा चर्चा हो गई। ओके, तो आई होप आपको समझ आ चुका है हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, यहाँ तक कि आपकी चैप्टर 2 के सारे कॉन्सेप्ट मैं ये उम्मीद करती हूँ कि क्लियर हो चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पहली बात तो ये है, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन अच्छे से इन सारे कॉन्सेप्ट्स को रीड कर लीजिएगा। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।